नमस्कार, मैं विजय शर्मा, सहायक प्राध्यापक भौतिक शास्त्र, शासकीय महाविद्यालय करतला। आज का हमारा विषय है वायु सावर्त के नियम का उपयोग करते हुए किसी करंट कैरिंग कंडक्टर लूप के द्वारा उसके एक्सिस पर जो पॉइंट गिवन है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस प्रकार अपन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए अपन स्टार्टिंग करते हैं। टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑन इट्स एक्सिस। तो जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, थोड़ा सा अपन इसको बड़ा करके और देखते हैं। ये फिगर है, ये जो सर्कुलर लूप है ये सिंगल वायर है, सिंगल लूप है। इसका सेंटर ओ पॉइंट है, मैं कमेंट से दिखाता हूँ। ये ओ इसका सेंटर है, आर इसका रेडियस है, और जो एम पॉइंट है हमने उस पर एक धारा अल्पांश ले रखा है, इसको हम आई डी एल वैक्टर कहते हैं। इस पूरे लूप में आई धारा प्रवाहित हो रही है, आर इसकी रेडियस है। इसका जो एक्सिस है वो ओ पी ये एक्सिस है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इस पर जो पी पॉइंट है यहाँ पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ओ से पी की जो डिस्टेंस है, ओ से पी की डिस्टेंस एक्स से डिनोट की है हमने। और अगर हम धारा अल्पांश जो एम पॉइंट पर है, जिसको अपन आई डी एल वैक्टर से डिनोट करते हैं, उसको पी बिंदु से मिलाएं तो पी बिंदु का आई डी एल वैक्टर के सापेक्ष जो पोजीशन वेक्टर है वो आर वेक्टर है, जो आपको यहाँ चित्र में फिगर में आपको यहाँ दिख रहा है। अब हम कोशिश करेंगे कि पी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसका मान कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस छोटे से धारा अल्पांश के कारण। तो आइए देखते हैं। जो वायु सावर्त का नियम है उसके अनुसार dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यू। तो जो dv वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है, जो dl वेक्टर और r वेक्टर दोनों से बनने वाले प्लेन के लंबवत होगी। तो यहाँ पर r वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, और जो आई डी एल वैक्टर है वो r वेक्टर की लंबवत है। यानी जो m पॉइंट है, अगर उस सर्किल के उस m पॉइंट पर अपन एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो आई डी एल वैक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो आई डी एल वैक्टर और आर वेक्टर से जो प्लेन बनेगा वो प्लेन इस प्रकार होगा जैसे मेरे हाथ से आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी लंबवत जो डी वी वेक्टर की डायरेक्शन है वो यहाँ पर आपको इस चित्र में दिख रही है। डी वी वेक्टर की डायरेक्शन इस धारा अल्पांश के कारण। ये डी वी वेक्टर एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाता है, हमने मान रखा है थीटा कोण बनाता है। तो इसका एक्स दिशा में कंपोनेंट कितना हो जाएगा, डी वी कॉस थीटा। जो वाई डायरेक्शन है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है उस दिशा में इस dv का कंपोनेंट हो जाएगा dv साइन थीटा। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है कि ये सर्कुलर लूप है, जैसे जैसे आई डी एल वैक्टर पूरे लूप को रिप्रेजेंट करेगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ गति करते हुए आएगा, तो उसी प्रकार ये dv वेक्टर भी धीरे धीरे रोटेट करेगा। और अगर इसका अपन क्रॉस सेक्शन व्यू देखें तो ये कौन शेप बन जाएगी हमारे पास में, क्या बन जाएगी, ये कौन शेप बन जाएगी, इस तरह ये रोटेट करेगा डी वेक्टर। तो जो डी वेक्टर की जो एक्स कंपोनेंट होंगे वो सारे के सारे एक ही दिशा में होंगे, और जो डी वेक्टर के बाई कंपोनेंट होंगे डी वी साइन थीटा वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे। तो इस प्रकार बाई कंपोनेंट जो है वो सब कैंसिल हो जाएंगे, और टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा पी पॉइंट पर वो सभी एक्स कंपोनेंटों के योग के बराबर होगा, जिसे अपन इंटीग्रेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं या उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो अब हम देखते हैं आई डी एल वैक्टर और आर वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। दो वैक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी कैलकुलेशन किस प्रकार की जाती है, उनके बीच में बनने वाले कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। तो डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एल इंटू आर इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू आप सभी जानते हो कितनी होती है, 1। तो डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर इज इक्वल टू डी एल इंटू आर। तो डी एल इंटू आर की वैल्यू अपन एक्सप्रेशन में रखेंगे। तो जो वायु सावर्त नियम है उसका सरल रूप इस समस्या के लिए डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर अपॉन आर स्क्वायर हमें इक्वेशन नंबर 1 में प्राप्त हो जाता है। ये अब हम इसके कंपोनेंट कैलकुलेट करेंगे कि इसका एक्स दिशा में कंपोनेंट कितना होगा। तो कंपोनेंट ऑफ डी वी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी वी एक्स से, ये डी वी एक्स से हमने रिप्रेजेंट किया। तो डी वी एक्स इज इक्वल टू डी वी इंटू कॉस थीटा, डी वी इंटू कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है, तो थीटा आपको यहाँ पर एंगल दिख रहा है, जो आपके पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ एम पी, इसमें कॉस थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस यहाँ पर कैपिटल आर है और हाइपोटेनियस यहाँ पर स्मॉल आर है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार अपन कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, और इस कॉस थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाता है इक्वेशन 2 में। ये एक्सप्रेशन यहाँ पर डी वी इंटू आर अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वेशन 2 में हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंपोनेंट ऑफ डी वी अलॉन्ग बाई एक्सिस, तो ये प्राप्त हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री से डी वी बाई इज इक्वल टू डी वी इंटू साइन थीटा। तो टोटल इन वाई डायरेक्शन, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये सारे जो कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होंगे, तो इनका जो टोटल सम आएगा वो आपके पास में 0 आएगा। तो इसका जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड है इसमें कोई योगदान नहीं रहेगा, कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो सिग्मा डी वी बाई इज इक्वल टू 0, या अपन इसको इंटीग्रेशन करके ही बोल सकते हैं इंटीग्रेशन डी वी बाई इज इक्वल टू 0, जैसा कि आपको इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पर ये दिख रहा है। अब एक्स डायरेक्शन में समेशन करेंगे तो टोटल इन एक्स डायरेक्शन, तो बी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डी वी एक्स, और इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एक्स एज रिप्रेजेंटेड इन इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास है इक्वेशन, अब हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 4 से सबसे वैल्यू अपन पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो हमें यहाँ पर वी गेट हियर बी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इंटू आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन डी वी की वैल्यू पुट करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कंबाइन करें अपन तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन के लूप आपका क्लोज है तो क्लोज इंटीग्रेशन कह सकते हैं। इसको समझने में अपन आसानी रहेगी और डी एल हो जाता है, क्योंकि आई लूप में जो धारा बह रही है वो कांस्टेंट है, उसकी रेडियस कांस्टेंट है। अगर अपन पॉइंट को वेरी नहीं कर रहे हैं, एक स्टेशनरी पॉइंट मान रहे हैं जहाँ पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो एक्स भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारा का सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा और सिर्फ डी एल का ही इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और डी एल आपके पास जो लूप है उसका छोटा सा पार्ट है, उसका अगर इंटीग्रेशन करें होल लूप के लिए तो होल लूप की जो परिधि है उसकी जो सरकमफेरेंस है उसका मान आ जाएगा। आपको मालूम है उसकी रेडियस आर है, तो सरकमफेरेंस का मान कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो
इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर की यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी है इसमें, इस एक्सप्रेशन में। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको दिख जाएगा बी एक्स इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2r² प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये इक्वेशन नंबर 5 है 5 में, और इसमें ये फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास में आ जाता है। ये आ जाता है कि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है और उसके किसी एक्सिस पर कोई पी पॉइंट है, और उस पी पॉइंट की उस लूप के सेंटर से डिस्टेंस x है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो x पर किस प्रकार डिपेंड करता है। अगर हम इसमें कोशिश करें कि धीरे धीरे जो पी पॉइंट है वो लूप की तरफ आ रहा है एक्सिस के अलोंग, और x की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी, और डिक्रीज होते 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 वो सेंटर पर आ जाता है लूप के पर, तो वहाँ पर x की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो अगर इक्वेशन नंबर 5 में x की वैल्यू हम 0 पुट करें तो जो लूप है या जो कॉइल है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। यहाँ पर हमने x इक्वल टू 0 पुट किया है, तो समीकरण 5 से समीकरण 6 अपन को आसानी से प्राप्त हो जाता है। ग्राफिकल में अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, जैसा कि ये फिगर में आपको दिख रहा है, जो x एक्सिस है इसमें दूरी ले रखी है हमने जो लूप है उसके सेंटर से, और जो y एक्सिस उसमें मैग्नेटिक फील्ड ले रखा है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू सेंटर से दूर बढ़ती है दोनों ही डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती चली जाती है, और ये एक बेल शेप ग्राफ हमको प्राप्त होता है। ये ग्राफ जो बी एक्सिस है उसकी सिमेट्रिक है, दोनों एक जैसा है। थोड़ा बनाते समय प्रोपोर्शन एग्जैक्टली नहीं हुआ है, इसलिए आपको लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये सिमेट्रिकल है। आप जब ड्रॉ करेंगे तो दोनों साइड जो है इक्वल बराबर होनी चाहिए। इसमें यहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने दिखाई है +r/2 और -r/2 दोनों ही डायरेक्शन में 2 पॉइंट्स हैं, उनमें मैंने डैश डैश करके दिखाया। ये क्यों दिखाया? इसको हम कहते हैं नति परिवर्तन बिंदु, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो ग्रेडियंट है उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू चेंज हो जाती है यहाँ पर। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए जो इक्वेशन नंबर 5 है, ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो dvx अपॉन dx निकालेंगे। फिर सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dvx अपॉन dx निकालेंगे। पुनः सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो d² bx अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, और सेकेंड डिफ्रेंशिएशन को 0 के इक्वल आप रखेंगे तो जो x की वैल्यू आएंगी वो ±r/2 आ जाएंगी। यानी ये नति परिवर्तन बिंदु है जहाँ पर जो है सडनली जो मैग्नेटिक फील्ड का स्लोप है, मैग्नेटिक फील्ड की जो ग्रेडियंट है उसमें चेंज हो जाएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर इस समस्या को, इस तरह के डेरिवेशन को समझने में विद्यार्थियों को कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। कोई और टॉपिक अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम लिखकर भी कमेंट कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या उस पर और कोई वीडियो लेक्चर बनाने की मैं कोशिश करूंगा और उसको डालूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न भी हैं तो उन प्रश्न को भी लिख सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई करने की यहाँ से भरपूर प्रयास करूँगा। धन्यवाद।